जो टॉपिक रहेगा दैट इज MongoDB डेटा टाइप्स। ठीक है, तो कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पर ऑनलाइन। ओके, तो क्लास टॉपिक इज MongoDB डेटा टाइप्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि whenever we need to submit the data into the MongoDB, तो आपको पता होना चाहिए आप जो डेटा सबमिट कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, बिकॉज जब आप कोई भी डेटा सबमिट करते हैं, हो सकता है वो डेटा इंटीजर की फॉर्म में हो। आपको पता है अगर आपको कुछ फी सबमिट करनी है, दैट फी शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट, या आपको अगर घर का एड्रेस स्टोर करना है, so that could be either string or objects or arrays, या आपको अपने सब्जेक्ट स्टोर करने हैं डेटाबेस के अंदर, तो सब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं बिकॉज आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े। तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह का डेटा डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, व्हाट आर द अवेलेबल डेटा टाइप्स। लाइक अगर आप जब भी आप बैकएंड पे काम करते हो, चाहे आप लोगों ने ओरेकल पे काम किया हो, चाहे MySQL में काम किया हो, तो डेटाबेस के अंदर जब आप स्कीमा बनाते हैं तो आप वहां स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें ये डेटा टाइप जाएगा। यहाँ पर क्या है, NoSQL के केस में आपको स्कीमा बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता तो होना चाहिए आप जो डेटा डाल रहे हो करेक्ट फॉर्मेट में डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। बिकॉज जब आप उसको रिट्रीव करोगे डेटाबेस के अंदर तो आपको समझ नहीं आएगा कि डेटा कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, पहली बात तो डेटा टाइप्स की हो गई। अब बात करते हैं जेसन और बेसन, दो डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स की। तो हमें पता है जेसन टाइप क्या होता है। जेसन मतलब जो भी आप डेटा सबमिट कर रहे हो, MongoDB हमेशा जेसन नोटेशन को यूज कर रहा है। अगर आप, क्योंकि जनरली आप क्या करोगे, फॉर्म पे काम करोगे, जब भी आप फॉर्म पे काम करोगे तो आप तो टेक्सचुअल डेटा डालोगे, और वो जो टेक्सचुअल डेटा होता है वो सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर डेटा के अंदर MongoDB के अंदर जो डेटा स्टोर करेगा वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में करेगा, भेजेगा जेसन फॉर्मेट में। अब MongoDB क्या है, MongoDB जेसन डेटा को सपोर्ट करता है, तो वो जेसन के अंदर डेटा रिसीव कर लेगा। ठीक है, इवन दो आपको जो दिखाएगा भी डेटा वो जेसन फॉर्मेट में ही दिखाएगा, बट इंटरनली जब वो अपने डेटाबेस के अंदर डाटा डालता है, अब उसका डेटाबेस कहां होगा, स्टोरेज पे ही होगा, चाहे वो स्टोरेज किसी सर्वर पे हो, या अगर हम स्टूडेंट हम काम कर रहे हैं तो हम अपने सिस्टम पे स्टोर करेंगे। तो जो स्टोरेज होती है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो BSON, बाइसन, आप बाइसन बोलो कहीं यार स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, बेसन क्या चीज आ रही है। तो बेसन पकोड़े वाला बेसन नहीं है, ये BSON वाला बेसन है, जहां पर MongoDB जो डेटा रिसीव हुआ है उसको अपने स्टोरेज में डालने के लिए वो बेसन फॉर्मेट यूज करता है। अब आपको सभी को पता है, अगर आप डेटा अपने सिस्टम के ऊपर जो डेटा देखते हो वो एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर दिखता है, फाइल फॉर्मेट के अंदर ये सारी फाइल्स दिख रही हैं, आपको पता होता है ये ऑडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है। ठीक है, बट मेमोरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ सिंगल लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। अब सिमिलरली MongoDB के अंदर जो डेटा आ रहा है जेसन से, वो जेसन से जो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा वो बाइनरी एनकोडेड फॉर्मेट में स्टोर होगा, एंड दैट बाइनरी एनकोडेड फॉर्मेट इज कॉल्ड बेसन। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ो, ये टर्म्स यहां पर लिखी आ रही हैं। जावास्क्रिप्ट, जेसन मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इज a standard file format that is human readable text। यहां देखो, जो आपका जेसन फॉर्मेट होता है वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट है, और that is used to transmit the data in the form of attribute value pair and array data types। इवन जो हम डेटा यहां पर और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो एरे में स्टोर होते हैं। तो जब भी हम डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखना जेसन डेटा यूज होगा, चाहे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो, ठीक है, या एक सिस्टम से दूसरे क्लाइंट से सर्वर पे हो ओवर द इंटरनेट। अगर हम ओवर द इंटरनेट की बात करें तो अगर क्लाइंट से सर्वर पे जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट के पास आ रहा है, सो दैट डेटा शुड ऑलवेज बी इन जेसन फॉर्मेट। ओके, this is one of the most common data format which is mainly used for asynchronous browser server communication। अब बात आती है asynchronous browser server communication क्या होता है, कोई बताएगा? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज asynchronous
ट्रांसमिशन। किसने बोला? तूने किया, हाँ वेरी गुड यार। एसिंक्रोनस मतलब किस, पहली बार मैं 4 सेक्शन में क्लास ले रहा हूँ, किसने एक्यूरेटली आंसर दे दिया कि जो हमने एजेक्स में यूज किया था। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा कि एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? ओके ओके, और किसी को और कोई बताना चाहेगा अपने थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर? गुड। देखो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अब क्या कर रहे हैं हम, अब जो हम पहले जो काम करते थे, ठीक है, हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे जो भी काम करते थे, चाहे एएसपी हो जेएसपी हो, ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम जो अब जो बैकएंड एप्लीकेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मर्ल, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी। पहली बात, आपको लगेगा कि एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, उसके अंदर हर चीज ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ट्रड सारे ऑपरेशन होंगे, फ्रंट एंड दिखेगा, ठीक है, आपके पास प्रॉपर अलर्ट्स आएंगी, बट आप देखोगे उसके अंदर एक ही पेज होगा। पूरी एप्लीकेशन इज नोन एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि मर्न और मीन में क्या डिफरेंस है। मर्न और मीन जो है स्टैक है, वो दोनों एसपीए को सपोर्ट करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है द एप्लीकेशन विल बिहेव लाइक अ सिंगल पेज, और वो सारा जो काम होगा, सारा डेटा ट्रांसफर होगा, वो एसिंक्रोनस होगा। नॉन ब्लॉकिंग बोलते हैं हमें। जैसे उसने बोला कि आपका पेज रुकेगा नहीं, मतलब आपका आपका जो आपका क्लाइंट है उसको कभी ये नहीं दिखेगा कि आपका पेज रिसोर्स आने की वेट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग सर्विस। नॉन ब्लॉकिंग मींस द यूजर विल नॉट वेट फॉर एनी रिस्पॉन्स, उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स आएगा। दूसरी बात, जब भी आपका रिस्पॉन्स आएगा आपको ये नहीं दिखेगा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब हम आगे जाके एप्लीकेशन बनाएंगे, या मैंने आपको एजेक्स में भी दिखाया था कि जब एजेक्स से डेटा आता है तो आपका पेज ऊपर से रिफ्रेश नहीं होता, बिकॉज डेटा बैकग्राउंड से आता है, डाटा कॉन्टिन्यूस आता रहता है, वो आपके पेज को ब्लॉक नहीं करेगा, रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो बता सकता हूं दोबारा से। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी एसिंक्रोनस को यूज कर रहे हो, सब लोग फेसबुक यूज करते हैं। अब जब आप फेसबुक यूज करते हैं, कह रही मैंने यूज करते हैं, ठीक है, मत यूज कर, हम तो यूज करेंगे ना, ठीक है। फेसबुक की मैं और एग्जांपल आपको बता दूंगा। फेसबुक में क्या होता है कि कभी भी आप किसी फ्रेंड के पोस्ट को कमेंट करते हो या हैप्पी बर्थडे विश करते हो, तो आप जब विश करते हो, कुछ भी कमेंट करते हो, तो आप देखते हो जो कमेंट सेक्शन है, अगर ऑलरेडी किसने कमेंट किए तो उसके अंदर आपका कमेंट नीचे एम्बेड हो जाता है, नीचे आ जाता है। आप देखते हो कभी पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, छोटा सा जो वहां पर पार्ट होगा वही, उसके अंदर आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है, और अगला नेक्स्ट कमेंट का वो जो ऑलरेडी वहां पर इनपुट फील्ड होता है वो बना होता है। तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, पूरा पेज कभी रिफ्रेश नहीं होता, क्योंकि वो भी यही सोचता है कि यार मेरे पेज के ऊपर कितनी सारी चीजें दिख रही होती हैं, आपके पेज के ऊपर आपका फेसबुक का आता है, उसके मेन्यूज आते हैं, लेफ्ट में आपकी फ्रेंड लिस्ट आती है, बहुत सारे आइटम्स होती हैं, पूरा पेज होता है, अलग अलग पर्सन की पोस्ट होती है, हर चीज चल रही होती है। अब ये सोचो अगर आपका एक छोटा सा कमेंट अपडेट करने की वजह से अगर सर्वर उस एप्लीकेशन को पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़े, तो देखो कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो सारी रिक्वेस्टें बार बार सर्वर के पास जाएंगी। तो दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, नॉन ब्लॉकिंग सर्विस यूज करेंगे, दैट इज एसिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस के केस पे जो भी आपने कमेंट किया है, ठीक है, और वो कमेंट सर्वर के पास जाके अपडेट होके आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो वो कमेंट दिखता है ना, आपके उस फ्रेंड को भी दिखेगा कि हाँ किसी ने मुझे कमेंट किया है, ठीक है। तो इट मींस वो डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है, तो वो डेटाबेस में भी अपडेट होता है एसिंक्रोनसली, बाहर पीछे से जाता है, और जो जो आपके वहां पर आपका जो कमेंट डेटा एंटर होता है वो भी दिख जाता है। तो सब एसिंक्रोनस होता है, और ये किसकी हेल्प से होता है, जेसन की मदद से होता है, क्योंकि जेसन जो है वो भी नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एसिंक्रोनसली जाता है, चुपके से जाएगा, सर्वर पे सेव हो जाएगा, वहां से चुपके से सर्वर आपको भेज देगा, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग। मैं भी बोलता हूँ ना कि मेरा क्लास चल रही होगी, चाहे वो पर्सन लेट आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, पर चुप करके पीछे जाके बैठ जाए, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द एसिंक्रोनस मोड, ठीक है। जिसको जाना है दरवाजा, आजकल हर एक क्लासरूम में एक पीछे और दरवाजा लगा हुआ है, वो आए, अटेंडेंस लगाए, पीछे वाले दरवाजे से चला जाए, ओके। बात समझ आ गई? सो इस लाइन का मतलब होगा एसिंक्रोनस ब्राउजर सर्वर कम्युनिकेशन के लिए द मोस्ट
कॉमन डेटा फॉर्मेट विच आर मेनली यूज्ड, दैट इज जेसन। आजकल जेसन ही यूज हो रहा है हर जगह पे। इससे पहले क्या यूज होता था? एक्सएमएल। सो जेसन इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है। उसके बाद करते हैं बेसन। बेसन ऑन द अदर हैंड इज अ कंप्यूटर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट दैट इज मेनली यूज फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, बेसन जो है वो डेटा को स्टोर करने का वे है, डेटा को ट्रांसमिट करने का वे नहीं है, दिखा एक जगह से दूसरी जगह का वे नहीं है। दैट इज बेसिकली टू स्टोर द डेटा। मोंगोडीबी से जो आपका एप्लीकेशन का मेमोरी एरिया है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे वो सर्वर हो, उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बेसन में स्टोर होगा, बेसन में स्टोर होगा। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। बेसन इज अ सीरियलाइज्ड फॉर्मेट, एनकोडिंग फॉर्मेट फॉर जेसन। ये जेसन को स्टोर करने का एक तरीका है, एक वे है। ठीक है, लास्ट में हाँ, सीरियलाइज मीन्स प्रॉपर्ली एक के बाद सीरियलाइजेशन। ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस वे में काम करता है। डेटा स्टोर होगा वो सिंक्रोनस वे में स्टोर होगा। ठीक है, ओके। बेसन इज डिजाइन सच दैट इट कंज्यूम लेस स्पेस बट इट एक्सट्रीमली एफिशिएंट देन जेसन। जेसन जो बेसन फॉर्मेट है वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, बिकॉज एक तो वो लाइट वेट होगा एज कंपेयर टू बेसन, जेसन से भी और लाइट वेट होगा, बट इट कंज्यूम एक्स्ट्रा स्पेस, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, इट कंज्यूम लेस, बट अगर इंटरनली देखा जाए तो वो एक्स्ट्रा बिट्स यूज करेगा। ठीक है, ओके। एंड बेसन इज इन फैक्ट सम ऑफ द केस मोर स्पेस, यहाँ लिखा तो हुआ है, मैंने बोलना चाह रहा था, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड बेसन? JSON for transmission of data from one system to another system, and BASIN is basically used to storage JSON data in computer. JSON data को स्टोर करने के लिए हम BASIN फॉर्मेट यूज करते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की। कहां चला गया? या ओके, अब बात करें मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कौन कौन से फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप्स: डबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, बाइनरी डेटा, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, बुलियन, डेटा, नल, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सारे तरह के हम डेटा टाइप्स यूज करेंगे। ठीक है, सो मैं इन सारे डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चले, और आप लोगों के लिए यही आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा, तो आप इसको अच्छे से देख लो एक बार। ओके, तो क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यार मुझे याद नहीं रहता, मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया तो नहीं पहले? ओके, तो 4-5 क्लासेस होते हैं, आई एम समटाइम आई विल मिक्स विद वन लेक्चर विद अदर लेक्चर। ओके, सो मोंगोडीबी ओपन करने का क्या कमांड है? ओके, चलो गुड, याद रहना चाहिए। चलो, मोंगोडीबी ओपन हो गया। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, एक, सो दैट उसमें हम डेटा स्टोर करें। सो हम बनाते हैं मोंगो डीबी, मोंगो डीटी, मोंगो डीबी डेटा टाइप्स। ठीक है, चले गए, उसके अंदर हम एक कलेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो हम कुछ ना कुछ, एक सेकंड,
25 पैसा, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं तो तीनों फील्ड स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। बट ऐसा करते हैं, एक और डेटा टाइप भी ऐड कर लेते हैं। दैट डेटा टाइप इज, जब मैं आपको पता ही होगा, जब आप फीस सबमिट कराते हो तो आपको एक रिसीट मिलती है, रिसिप्ट मिलता है, और उसमें लिखा होता है आपने कब फीस सबमिट करी, डेट, या आजकल तो अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हो तो टाइम भी नजर आता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा इसके फील्ड बनाए तो जिसमें बताए कि कब आपने फीस सबमिट करी है। तो मैं एक फील्ड और बना देता हूं, डेट ऑफ फी सबमिशन, DOFS, और अब उसके अंदर मुझे डेट डालना है। तो डेट इज अनदर काइंड ऑफ डेटा टाइप। तो डेट डालने का तरीका क्या है, आप यहां पर डेट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। डेट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, आंसर आ गया। चेक करते हैं कि क्या डेटा गया है, डीपी डॉट, अलग सा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्लीज बात मत करो, आपको पूरी ओपन छूट है, आप अगर जाना चाहते हो जा सकते हो यार, बट डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास, ओके। प्रिटी, ओके। तो मैं एंटर करता हूं, आप देख सकते हो नेम फील्ड बन गया। नेम का देखो फॉर्मेट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट आ रहा है। दूसरा आ रहा है रोल नंबर, इंटीजर फॉर्मेट। तीसरा आ रहा है आपका फी, डबल फॉर्मेट में मींस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। और लास्ट में आप देखो DOFS, डेट ऑफ फी सबमिशन, फ्राइडे, फ्राइडे ही आज, जनवरी 15, 10:45, हाँ 10:46, ठीक है। और GMT 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है, यहां पर प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है, ओके। तो दीज आर द 4 डेटा टाइप। कोई इसमें पूछना है? तरीके से यूज करना है, हो सकता है मुझे सिर्फ आपको डेट में से निकालना तो आता ही है, डेट, ठीक है, वही सेम तरीका है। अगर हमें यहाँ पर, मुझे ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, वेरिएबल, यहाँ पर डेट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर लूंगा। कैसे करेंगे, इंसर्ट के अंदर सपोज मैं दूसरे स्टूडेंट का नाम डाल लेता हूं, सचिन, रोल नंबर 13, उसकी फीस है, सपोज उसकी फीस 15,000 रहेगी, ठीक है। अब डेट ऑफ फाइल्स, डेट ऑफ फी सबमिशन की जगह मैं इस वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, अच्छा हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हो, पर अगर मैं न्यू ऑपरेटर से डेट फंक्शन कॉल करता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर DOFS लिख दूंगा, ठीक है, वेरिएबल नेम का नेम भी पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जब एंटर प्रेस करता हूं, अरे क्या, पंकज की जगह आएंगे, सचिन का नाम ले लेते हैं, रोल नंबर 13, DOFS, ठीक है। अगेन वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, देख ले क्या आ रहा है, 47 आ गया ना, जो करंट टाइम होगा वही आता रहेगा, पहला क्या था 45, 47, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, जैसे कह रही कि दूसरा फॉर्मेट न्यू से करना चाहे, तो सपोज मैं एक नई डेट बनाता हूं, आगे न्यू लगाता हूं, तो न्यू से क्या, ये जो डेट फंक्शन कॉल होता है वो ISO फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख लेते हैं, तो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ISO डेट, ISO डेट, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो टाइम का होता है,
तो उसमें डेट तो आज का आता है, ये जो टाइम फॉर्मेट होता है ये उसको फॉलो करता है, जो ग्रैंड जीएमटी जो होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी वाली डेट बनाता हूं, नॉर्मल डेट, और ये जो करेगी फॉर्मेट, ये इंडियन टाइम को फॉर्मेट करेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टाइम को फॉर्मेट करना है तो आप न्यू के साथ बनाओगे। ठीक है, अदरवाइज सिंपल डेट फंक्शन को कॉल करोगे जो इंडियन टाइम बताएगा। ठीक है, इवन दो देयर इज अनदर डेट फॉर्मेट दैट इज ISO। ठीक है, या तो ये वाला फंक्शन कॉल कर लो, ये भी वही बताएगा जो न्यू से होगा, ये भी वही न्यू से होगा। ठीक है, या ISO डेट फॉर्मेट होता है। देखो ये और ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ISO डेट करोगे तो पूरा आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला डेट मिलेगा। न्यू डेट से करोगे तो वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट ही बनाता है, तो उसको हमें बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन के अकॉर्डिंगली, जो 2 स्ट्रिंग करके हमने करते थे पहले। ठीक है, बेटर ट्रिपल डेट फंक्शन जो होगा वो मोंगो के अंदर इंडियन टाइम दिखाएगा। इंडियन टाइम नहीं दिखाएगा, वो आपकी सिस्टम की वॉच का टाइम बताएगा। इस मेरी सिस्टम में मैंने अपनी जो सिस्टम वॉच है उसमें मैंने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ ना, तो वो मेरे वॉच के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो मेरी सिस्टम की वॉच होगी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, और कौन से डेटा टाइप है एक बार देखते हैं। सो वी हैव जस्ट डिस्कस इंटीजर। इंटीजर की जो रेंज होगी 332 टू 64 बिट होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर MongoDB सर्वर, आपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया। तो हमारा 64 बिट का है तो 64 होगा। स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, डबल हो गया, नल। अगर आपको पता है कि आपको स्टूडेंट का रोल नंबर याद नहीं है तो आप उसकी जगह उसका नल इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो आप उसकी जगह नल इंसर्ट कर सकते हो। सपोज अब मैं एक और स्टूडेंट ले लेता हूं, मुकेश, उसका रोल नंबर मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ नल फिट कर दूंगा। ठीक है, ओके, एंटर प्रेस करता हूं, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। अब इसका ISO डेट आया। ठीक है, और रोल नंबर की जगह नल लिखा आ गया, जिसको मैं बाद में अपडेट कर सकता हूं। मैं अपनी क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, नो सीक्वल क्वेरी लगा के इसके डेटा को अपडेट कर सकता हूं कि जिसका नाम मुकेश है उसका रोल नंबर ये सेट कर दो। ठीक है, वो हम करेंगे आगे जाके। ओके, सो नल इज बेसिकली फॉर इस तरीके का काम करने के लिए। ओके, डेट हो गया हमारा। बुलियन, बुलियन मतलब सपोज मैं मुकेश का जो, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है नहीं हो रखा, तो अगर रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो रखा तो मैं उसमें फॉल्स लगा दूंगा। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ओके, और जो दूसरा स्टूडेंट था, कौन था, सचिन था, या कोई एक स्टूडेंट और ले लेते हैं, साक्षी ले लेते हैं। ठीक है, उसका रोल नंबर हम 23 कर देते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो मैं ट्रू डाल दूंगा। तो जब आप फाइंड करोगे तो आपको आखिरी में 2 रिकॉर्ड्स दिखेंगे, एक न तो मुकेश है जिसका रजिस्ट्रेशन फॉल्स है, और दूसरा जो साक्षी है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसका स्टेटस ट्रू हो गया। तो अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप बुलियन वैल्यू यूज कर सकते हो, या प्रेजेंट एब्सेंट करना है तो आप भी ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट आ गया एरे। नेक्स्ट आ गया एरे। सपोज स्टूडेंट के सब्जेक्ट स्टोर करने हैं, और आपको पता है सब्जेक्ट एक तो होगा नहीं, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है सब्जेक्ट्स की। तो आप अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज किसी एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर करना है तो आप एरे का यूज कर सकते हो, एरे डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। कैसे करना है देखो, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं सब्स के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, और उसके अंदर डेटा स्टोर कर देता हूं। एक तो हमारे पास फुल स्टैक 2 है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, ML डाल दिया, और बताओ, क्वांट। ठीक है, क्वांट, मैंने 3 सब्जेक्ट डाल दिए। ओके, अब मुझे इसको इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड्स के साथ। तो मैं जब रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, सपोज साक्षी का और एक और स्टूडेंट जिसका नाम साक्षी है,
ठीक है। और एक स्टूडेंट है जिसका नाम साक्षी है, तो सपोज उसका रोल नंबर 24 है और उसके अंदर मुझे सब्जेक्ट्स डालने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा सब्जेक्ट्स नाम से एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा और उसके अंदर सब डाल दूंगा। ठीक है, उसके अंदर सब इंसर्ट कर दूंगा। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूं रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो जो साक्षी है जिसका रोल नंबर 24 है उसके सब्जेक्ट्स जो उसने ऑप्ट किए हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, so if you want to store multiple values in a single attribute you can use array as well, you can store array as well। okay, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है दैट इज कॉल्ड क्या, रोल नंबर के अंदर वैल्यू, तो वो आपको एरर देगा क्योंकि मोंगोडीबी कहता है कि आप जो डेटा इंसर्ट कराओगे वो की वैल्यू पेयर में होगा। ठीक है, वैल्यू नहीं होगी तो एरर दे देगा। ठीक है, डाल के देख लेते हैं। ये लो एक इंसर्ट करता हूं। ठीक है, क्या आ रहा है, अनकॉट एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन गॉट। ठीक है, इसके बाद ये जो एक कॉलन आ रहा है इसके बाद उसको वैल्यू नहीं मिल रहा तो वो एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। ठीक है, ये लो आगरा मैं आगे बताता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डेटा टाइप जो बताना चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। एक सपोज मैं चाहता हूं किसी स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करना है। अब जो एड्रेस फील्ड होती है वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो, मुझे हाउस नंबर स्टोर करना है, स्ट्रीट स्ट्रीट एड्रेस स्टोर करना है, सिटी स्टोर करना है, स्टेट स्टोर करना है, पिन कोड स्टोर करना है। तो यहां पर तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यू कैन यूज ऑब्जेक्ट्स। कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखो। मैं एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब जेसन बनाना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लो। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं एड्रेस के नाम से। ठीक है, एड्रेस के नाम से। अब मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो मैं इस तरीके से फॉर्मेट यूज करूंगा। अब पहला मैं हाउस नंबर डालना चाहता हूं। हाउस नंबर है 123। स्ट्रीट डाल लेते हैं, की वैल्यू में डलेगी। सपोज मैं रहता हूं टाउन हॉल। ठीक है, सिटी मथुरा। ठीक है, और पिन कोड क्या है, मुझे वृंदावन का याद है। ठीक है, ये सब चीजें डाल दी। ठीक है, एक एड्रेस पे। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, तो अब मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में डालना है। तो मैं क्या करता हूं, किसी स्टूडेंट का नाम लेता हूं। सपोज लड़की का नाम है सोनाली। ठीक है, इसका रोल नंबर मैं लेता हूं 25। फी उससे सारी सबमिट करा दी है। सब्जेक्ट इसको अभी मैं वो बाद में ऑप्ट करेगी। ठीक है, इसका एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं तो मैं यहां पर सिंपल एड्रेस एट्रीब्यूट बनाऊंगा। और एड्रेस देखो, ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस अलग है। ये आपका की है, ये ऑब्जेक्ट है जो मैं पास करूंगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं जब एंटर प्रेस करता हूं, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, चेक करते हैं। तो लास्ट वाला जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर आप देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर हो चुका है। देखो खुद एक ऑब्जेक्ट है। देखो ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर इसने दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एक के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डालना मींस एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, एम्बेड कर दिया एक ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। आप देखो ना ऊपर देखो, की वैल्यू पेयर है, ये भी की वैल्यू पेयर है, ये भी की वैल्यू पेयर है, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डाला हुआ है ये देखो, ये की है और ये वैल्यू है, और जो वैल्यू है वो इटसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। ओके, चलो। सो एक डेटा टाइप ये भी हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एक बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम की, मैक्सिमम की। ठीक है,
इसको मैं एक सिचुएशन से समझाता हूं, आपको तभी समझ आएगा। सपोज यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलता हूँ यार लास्ट में बैठा हुआ है, मैं बोलता हूँ तेरे मिनिमम मार्क्स लगाऊंगा। मिनिमम मार्क्स का मतलब मैं कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके क्लास में मैं मिनिमम मार्क्स लगाऊंगा। तो मिनिमम मतलब सबसे कम, तो मैंने उसको बोल दिया कि तेरे मिनिमम मार्क्स लगेंगे। तो मैं ये करता हूं, जब मार्क्स डालूंगा तो उसके आगे मैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम की डाल दूंगा कि इसके मार्क्स सबसे कम डलने चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मैं कहूंगा यार तेरे तूने अच्छा आंसर दिए, तो आई विल गिव यू अ मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मुझे पता है मिनिमम कितने होते हैं 50 में से 20, और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। सो 20 इज द मिनिमम वैल्यू, 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये चीज तो आपको पता ही है। तो मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं तेरे 20 नंबर लगाऊंगा, मैं ये बोलूंगा तेरे मिनिमम लगाऊंगा। ठीक है, तो हम अगर किसी की वैल्यू देना चाहते हैं तो मिन की या मैक्स की के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, बट इंप्लीमेंट करने के लिए मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दूंगा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सिर्फ समझाने के लिए मैं सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगा, और वी विल डिस्कस दैट सॉर्ट फंक्शन इन द फ्यूचर लेक्चर। ठीक है, बिकॉज ऑफ मिन मैक्स की को समझाने के लिए मैं यहां लगा रहा हूं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, क्या नाम है तेरा? आर्यन। आर्यन, तेरे सबसे कम नंबर लग रहे हैं। सपोज रोल नंबर इसका 30। ऐसा करते हैं थोड़ा सा, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ दो तीन ऑब्जेक्ट्स लेता हूं। अभी मैं 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, हम ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि एक साथ आप मैक्सिमम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं एट द सेम टाइम। कैसे डालते हैं मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, बस इसको मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर जहां मैं क्रिएट रिकॉर्ड्स की बात करूंगा, जब मैं CRUD ऑपरेशन की बात करूंगा, तो उसके अंदर पहले क्या होती है, क्रिएट रिकॉर्ड्स क्रिएट करना। तो वहां पर मैं इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली। सो मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालने के लिए आपको फंक्शन के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती है, और उसके अंदर आपको अपने ऑब्जेक्ट्स डालने होते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, 2 स्टूडेंट्स के, तीसरा स्टूडेंट, चौथा, पांचवा, 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स ऐड करूंगा। ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 20, जिसका रोल नंबर क्या है 20, उसके मार्क्स में डाल रहा हूं सपोज 35। ओके, दूसरे स्टूडेंट पे चलते हैं जिसका रोल नंबर क्या है, सपोज 35 है, उसके मैं मार्क्स डाल रहा हूं। मैं उसको बोलता हूं तेरे मिनिमम मार्क्स लगाऊंगा, तो मैं यहां लिखूंगा MINKEY, मिनिमम की, मतलब इसके सबसे कम मार्क्स चलेंगे। तीसरे स्टूडेंट पे चलता हूं जिसका नाम है रोल नंबर, जिसके रोल नंबर के अंदर आएंगे मैं डाल देता हूं सपोज उसका रोल नंबर है 32, और उसके मार्क्स चल रहे हैं सपोज 40। ठीक है, उसके मार्क्स चल रहे हैं 40। फोर्थ रोल नंबर है, ठीक है, जिसका रोल नंबर है 40, और उसके मार्क्स चल रहे हैं मैं उसके मार्क्स डाल देता हूं मैक्स की। ठीक है, मैक्स की, लास्ट में लिखा हुआ है मैक्स की। ओके, जो नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया उसका रोल नंबर आ गया सपोज 67 रोल नंबर है, और उसके मार्क्स चले हैं सपोज 45। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, देखो ये क्या दिखा रहा है, पहले एन इंसर्टेड के अंदर क्या लिखा था 1, अब क्या आ गया, मैंने एक साथ 5 रिकॉर्ड्स डाल दिए। अब चेक करने के लिए कि उसके मिनिमम मार्क्स लगे या मैक्सिमम मार्क्स लगे, तो मैं इसमें क्या करता हूं, फाइंड करता हूं रिकॉर्ड्स को, बट यहां पर एक फंक्शन लगा रहा हूं दैट इज कॉल्ड सॉर्ट, और मैं सॉर्टिंग किसके बेसिस पे कर रहा हूं, मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं इसके अंदर मार्क्स कॉलन 1 लिखूंगा। ठीक है, सो सॉर्ट एक फंक्शन होता है, मार्क्स मतलब मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा हूं, 1 का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूं सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बट एक रिकॉर्ड होगा जो सबसे ऊपर आएगा, और एक रिकॉर्ड होगा जो सबसे बाद लास्ट में आएगा। जो सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड होगा इसका मतलब वो उसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, और जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसके सबसे मिनिमम लगे होंगे। और ऐसे सॉर्टिंग में क्या होता है, जिसके 0 नंबर होते हैं वो सबसे ऊपर आएगा,
और या जिसके मैंने मिनिमम लगा रखे होंगे उसको सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो अब लास्ट में चलते हैं, देखो लास्ट में यहां दिख रहा है मार्क्स के अंदर मैक्स की लगी हुई है, तो मैक्स की के मैं ये चेक करूंगा हाँ इस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स लगाए होंगे, और मिनिमम की सबसे ऊपर वाले होंगे। देखो देखो कितने सारे रिकॉर्ड हमने डाले हैं, तो पहला रिकॉर्ड जो होगा उसमें क्या लगा हुआ है, मिन की, ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है, मिन की। तो मिन की मतलब आपको अगर कोई दो वैल्यू सेट करनी है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो आप इन तरह की मिन की और मैक्स की को यूज कर सकते हो, ठीक है, बट ये दो ही होंगी, या तो कम सबसे कम या सबसे ज्यादा, ठीक है, ओके। इसका और भी यूज देखेंगे आगे जाके इसके और भी यूज देख सकते हैं, करेंगे, देखते हैं, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आपको अपने उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन डालना है, लेक्चर कितने बजे तक होता है टाइम, ओके। अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे, मैं यहां बनाता हूं माई रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं जल्दी बोलो, बोलोगे नहीं यार। तो सपोज मुझे बनाना है ING के साथ, ठीक है, किसके अंदर ING आ रहा है, एंटर प्रेस करता हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। चेक करना चाहते हो तो आप यहां पर माई रेक्स कर सकते हो, वेरिएबल का नाम, तो यहां पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है तो आप क्या करोगे, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे उसके अंदर, अगर आपको कोई फिल्टर वर्ड से बनाना चाहते हो उसके अंदर माई रेजेक्स डाल दोगे, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फाइंड कर सकते हो, देखो लास्ट वाले रिकॉर्ड के अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर कोई कोड इंसर्ट करना है, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड डालना है, उसका छोटा सा एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हो। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो मैं यहां पर एक डाल देता हूं JS कोड, और मैं यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करके, मतलब अगर आपको कोई डायनेमिकली फंक्शन कॉल करना है डेटाबेस की हेल्प से, कि डेटाबेस के अंदर से फंक्शन को कॉल करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फंक्शन बना दिया इसके अंदर, और सपोज x इक्वल्स टू 2+2, ठीक है, देखो यहां पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन, आपका कोड भी बन गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ओके, बाइनरी डेटा किसके लिए होता है, आपको अगर कोई फोटो स्टोर करनी है, कोई एक्सटर्नल फाइल स्टोर करनी है, तो वो भी स्टोर कर सकते हो। यहां पर ये एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर बिन डेटा नाम का फंक्शन कॉल करके अपना डेटा स्टोर कर दो, और उसको आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हो, ठीक है, ये फ्यूचर में डालेंगे हम, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब है, अभी तक आपने क्या देखा था, जो भी आपका प्राइमरी की होती है वो कौन कौन अलॉट करता है, सिस्टम जनरेटेड होती है, सिस्टम जनरेटेड प्राइमरी की असाइन होती है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी मर्जी से प्राइमरी की ऐड हो, तो आप ऐड कर सकते हो, कैसे, आप क्या करो, जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी आईडी डाल सकते हो, पर उसके लिए आपको कंपल्शन क्या है, आपको आईडी यही वाली लेनी पड़ेगा, की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, _ID। सो कहीं भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं फर्स्ट में डालना है, आप आईडी कहीं भी इंसर्ट करो वो सबसे ऊपर ही आएगी। सो मैं रखूंगा _ID, और सपोज आईडी डालना चाहते हो 101, ठीक है। अब एंटर प्रेस करोगे, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब जो आईडी आएगी वो सिस्टम जनरेटेड नहीं आएगी, वो किसकी आएगी, ठीक है। यहां पर आईडी क्या आ रही है, हमने जनरेट करी है, नेम सोलाली, रोल नंबर 25, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आईडी की हेल्प से आप खुद की आईडी डाल सकते हो, या आप खुद की जनरेटेड सिस्टम आईडी को किसी यूजर को भी असाइन कर सकते हो। मैं एक आईडी जनरेट करता हूं सिस्टम, और वो मैं किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर असाइन भी कर सकता हूं। अभी कौन असाइन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर अगर असाइन करना चाहता हूं वो भी कर सकता है। कैसे है, ध्यान से देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं x,
उसके अंदर मैं बोलता हूं सिस्टम जनरेटेड आईडी आ जाए, ऑब्जेक्ट आईडी। तो एक्स के अंदर एक क्या होगा, एक सिस्टम जनरेटेड आईडी होगी। कैसे चेक करना है एक्स, यहां पर एक्स लिखो, देखो आईडी आ रही है, ये किसके अंदर स्टोर है, एक्स के अंदर स्टोर है। अब मैं ये कर रहा हूं एक्स की वैल्यू को मैं किसी उसमें असाइन कर सकता हूं, ये देखो इंसर्ट कर रहा हूं रिकॉर्ड, आईडी के अंदर मैं एक्स पास कर दूंगा, ठीक है। अब जो सोनाली को आईडी इंसर्ट होगी वो बिल्कुल यही वाली होगी, 83, ये देखो आ गया, लास्ट में देखो, ठीक है। तो अपनी सिस्टम आईडी आपने जनरेट कर ली, आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी असाइन कर सकते हो।